और उसके बाद तो सबसे पहले तो हम सब आप सब शहरवासियों का और ग्रामवासियों का सब धन्यवाद देना कि आप इतनी संख्या में यहां पर आए और हम सबका मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जैसे मुझसे पहले भी वक्ताओं ने कह चुके हैं, वैसे ही मैं भी आपसे यही अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आने वाली 19 तारीख को हमारे जो लोकसभा के चुनाव है उसके अंदर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भाई राहुल कसुआ है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मत देकर, ज्यादा से ज्यादा भागदौड़ करके और ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाकर उनको लोकसभा भेजें, ताकि हमारे मतलब लोकसभा क्षेत्र के बचे हुए काम है वो हो सके। और उसके बाद जैसे आप सबको पता है कि ठीक है ये हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, पहले ये ठीक है दूसरी पार्टी में थे, अब अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, हाथ के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इन्हें लोकसभा भेजें। और हमको जैसे आप सबको पता है कि जैसे अभी बीजेपी जैसे कह रही है कि हमारी सीट 400 पार आएगी, और 400 पार वो क्यों लाना चाहते हैं, हम सबको पता है, पूरे देश को पता है, क्योंकि वह उस अगर 400 पार पहली बात तो आएगी नहीं, उनकी तकरीबन मुझे तो लगता है कि 150 और 250 के करीब रह जाएगी, उससे ज्यादा उनकी सीट नहीं आएगी। और 400 पार वो जो सीट लाना चाहते हैं वो हमारे देश के लिए नुकसान है, हमारे लोकतंत्र को नुकसान है, हमारे संविधान को नुकसान है, और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हमारे भाईचारे को नुकसान है। पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं कि ठीक है हमारे भाईचारे के साथ उन्होंने क्या क्या किया है, मतलब आपस में धर्म के नाम पे लड़ाया है और सबको लड़वाया है, और खाली सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। कहीं पर भी अगर ये विकास के नाम पे अगर वो राजनीति करते तो आज उनको मतलब ठीक है इतनी मतलब उनकी जो हालत हुई है वो हालत नहीं होती ना। उन्होंने आज वो अपने विकास के नाम पे कहीं पर भी वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्होंने विकास हकीकत में किया ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ जाति और धर्म के नाम के ऊपर लोगों को लड़वाया है और अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेकी है। लेकिन भाइयों है और हम सबको पता लग चुका है कि ठीक है इन लोगों की राजनीति कैसी है, तो हमको उनकी बातों में नहीं आना है और हमको अपना भाईचारा कायम रखना है, और एक साथ मिलजुल कर हम सब मतलब ठीक है हम ये चाह रहे हैं कि पूरी इंडिया में, पूरे राजस्थान में और स्पेशली हमारे चूरू लोकसभा के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो भी कैंडिडेट है वो जीते। वो कब जीतेंगे कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, गांव-गांव ढाणी हमारे चाहे रिश्तेदार है, हमारे चाहे कोई भाई बंद है, हमारे यार दोस्त है, उनके पास जाएं और उनको समझाएं। बिल्कुल समझाएंगे, उनके समझ में आ भी गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई बोला छाना कोई मेरे जैसा है तो उसको समझा बुझाकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को देना है। और आज जैसे आप सबको पता है कि ठीक है आज हमारे बीच में भाई राहुल कसुआ आए हैं और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है, बहुत ही अच्छे परिवार से है और बहुत ही ईमानदार परिवार से है, तब भी ये आज से पीछे 35 साल से लगातार जीत रहे हैं। एक दफा जीतना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है, दूसरी दफा तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन से लगातार जीतने का यही कारण है कि ये एकदम से और ईमानदार बड़े तरीके से अपनी राजनीति करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए इनकी 35 साल से राजनीति चल रही है। और अब की बार भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जैसे चाहे कोई कुछ भी कहे, बिल्कुल हमारी चूरू लोकसभा के अंदर 3 लाख और 4 लाख वोटों के अंदर होगी। पिछली दफा भी हुई थी लेकिन वो अलग थी, लेकिन अब की बार असली जीत होगी, वो हम सब की जीत होगी, हमारे भाईचारे की जीत होगी, हमारे संविधान की जीत होगी, हमारे लोकतंत्र की जीत होगी। तो हम सबको मिलकर अपने मतलब देश को बचाना है, हमारे भाईचारे को बचाना है। तो मैं लास्ट के अंदर एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप सब यहाँ पे इतनी संख्या में पधारे और आप सब ने पधार कर यहाँ पर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर भाई राहुल कसुआ को लोकसभा भेजे, ताकि ये बीजेपी की जो ये गलत नीतियां हैं वो यहीं पर रुक जाए, नहीं तो आगे जाके अपने देश को बड़ा नुकसान होगा। अगर नुकसान से बचाना है तो भाइयों और मेरे बड़े बुजुर्गों बिल्कुल समझ जाओ और आगे अपने को मतलब ठीक है बढ़िया तरीके से यहाँ पर मिलजुल कर रहना है, और मिलजुल कर अगर रहना है तो अपने को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जिताना है। ठीक है भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और राहुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ठीक आप यहाँ पे पधारे, और जो मंच पे बैठे हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और लास्ट के अंदर सारा भाइया ना मेरी राम राम और जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार नारा लगाए। रफीक कुरैशी तुम संघर्ष करो, रवि कुरैशी जिंदाबाद। अपने विचाले साथी अजीत भारतीय मेरी आवाज सुने, वह अपने लोकसभा के उम्मीदवार राहुल जी कसुआ
लीली पगड़ी पहना करके भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल जी से निवेदन करेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा आप मंच पर पधारें और इसी क्रम में हम सबके अजीज महबूब नेता राहुल जी कसवां जी अपने विचार रखें, क्योंकि इनको नौर जाना है। जोरदार नारे लगाएंगे। राहुल कसवां जिंदाबाद, राहुल कसवां जिंदाबाद, राहुल कसवां तुम संघर्ष करो। सारा ने बहुत जय भीम, जय भीम। आओ भाई आओ। साथी अजीत भारती और उनकी पूरी टीम हमारे सांसद प्रत्याशी आदरणीय राहुल जी कसवां का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे आज की इस सभा में। उनकी टीम से निवेदन है आप एक बार रुक जाए, 2-3 प्रतिनिधि आए और माननीय राहुल जी कसवां का साथी एडवोकेट साथी संजीव जी भी उनका साथ देंगे। राहुल कसवां तुम संघर्ष करो, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। हाथ खड़ा करके दिल्ली तक जानी चाहिए आवाज, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। राहुल कसवां तुम संघर्ष करो, कामड़ बलवान पूनिया तुम संघर्ष करो, साथी रफीक कुरैशी तुम संघर्ष करो, इनकलाब जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। जिसे माफी चाहते हुए साथी अजीत भारतीय से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में वो अपनी बात रखें। सम्मानित मंच और लोकप्रिय हमारे राहुल जी कसवां, मेरे साथी, मैं एक बार बता दूं कि किस किस गांव से आए। निनान, डाबड़ी, शेरडा, मलखेड़ा, जटान, गेहू, रसलाना, बरवाना, खचवाना, तमाम जगह से हमारे साथियों ने आज समर्थन दिया है। तो साथियों, सागड़ा, जोगियाड़ा, निनान, वो कई गांव में बीच में भूल गया, यह मान लो सारी भादरा में आए और भादरा में कई आ रहे। तो साथियों, मैं एक बात था ना एक बता दूं, SC/ST समाज के पास ना तो जमीन है ना माइक है। उन लोगों, वो लोग तो है गरीब, और ये लोग संविधान बदलने की जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, खासकर OBC वर्ग को जमीन, यूरिया का DAP इकट्ठा 15,000 का कर देगा और तारो बोलना को अधिकार छीन लेगा। और SC/ST के कोई घणो समान को नहीं, वह तो 400 रुपया में दिहाड़िया जाना रसम है। इसलिए थे थारो संविधान बचा लो, बड़ा लोगों खातर है वो संविधान, गरीब का मैं की गुण पल्लेंगे। तो जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। आदरणीय सांसद प्रत्याशी राहुल जी आए और अपनी बात रखें। आगे आगे आ रहे हैं। आदरणीय बलवान भाई साहब, हमारे चेयरमैन महोदय रफीक जी, सम्मानित मंच, मैं क्षमा इस बात की चाहूँगा कि मेरे को एक मीटिंग और करनी है नौर के अंदर। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ बलवान भाई साहब की, जो हमने बीते हुए हमने इन दिनों में चुनाव लड़ा है। 2024 का सबसे बड़ा चुनाव 19 तारीख को अपन वोट डालने जा रहे हैं। साथियों, जिन परिस्थितियों में मैं आपके बीच में हूं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारी आज आखिरी रात की शाम की मीटिंग्स हो रही हैं। कल शाम को 5 बजे के बाद में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है अपन ने, जिस मुद्दे को लेकर चले थे और जो साथ इंडिया गठबंधन ने दिया है, मैं तहे दिल से आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बलवान भाई साहब का, कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे नेतृत्व का। और जो एक बहुत अच्छा और साफ सुथरा हमने चुनाव लड़ा, जो हमारी सोच रही है, मैंने हमेशा एक बात कही, मैंने आज भी रतनगढ़ के मंच से एक बात कही है और आज फिर दोहराना चाहूंगा भादरा की इस धरती से। फिर चुनाव इतना बढ़िया लड़ा गया है और कांग्रेस के सभी नेतृत्व और इंडिया गठबंधन की सभी टीम, हर मंच पे जब हम गांव-गांव गए हैं, हमने कोशिश यही करी कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की सभी पंचायत हेडक्वार्टर पे हम पहुंचे। मैं नहीं तो मेरे पिता श्री राम सिंह जी पहुंचे हैं और कुछ जगह हमारी माता श्री कमला जी पहुंचे हैं, पर हमने हर पंचायत हेडक्वार्टर पे जाके वोटों से अपील करी है। और जो नेतृत्व बैठा है आज हमारे साथ में, सभी ने मंच से गरिमा बनाए रखी है
किसी के साथ में किसी के बारे में अनर्गल शब्द नहीं कहे, किसी के बारे में घटिया शब्दावली का यूज नहीं किया गया, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं कही गई। और मैं समझता हूं कि ये ही प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने, मैं जब नया नया इस पार्टी में आया था, इस गठबंधन का हिस्सा बना था, मेरे मन में भी बहुत से सवाल थे, पर मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं कहीं बाहर से आया हूं। घर का सदस्य मानकर घर की तरह आप लोग चुनाव लड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बलवान भाई साहब आपको और पूरी टीम को कि जिन्होंने मुझसे आगे बढ़कर इस चुनाव को अपना चुनाव माना और इस चुनाव के अंदर बहुत बेहतरीन मेहनत करी है। अपने चुनाव में भी शायद इतनी मेहनत नहीं करी होगी। आपकी तरफ से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे कांग्रेस के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने भी अपने बलबूते के ऊपर अपने पैरे लिए अपना मेहनत करी और एक बहुत बेहतरीन चुनाव हम लड़े हैं। साथियों, ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं है। चूरू लोकसभा की जनता एक सांसद चुनने के साथ साथ में एक बहुत बड़ा इस चुनाव के मार्फत से हम देश को एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं। आज दुनिया की सभी मीडिया अपने इस चुनाव के ऊपर नजर लगाए बैठी है। सबके मन में एक बात की उथल पुथल है कि चूरू में क्या होगा, चूरू में क्या होगा। एक काल चूरू में 4 लाख पार जाओगो यो होगा, मन में पता है। जो आवाज हमने उठाई है एक सोच के लिए उठाई है। चुनाव लड़ना ही मकसद नहीं, हमने बहुत से चुनाव लड़े हैं और आपके आशीर्वाद से भादरा ने तो हमेशा वो मान सम्मान दिया जिसके बारे में जितना कहूं उतना कम है। प्रजातंत्र का जीता जागता कोई स्वरूप है तो ये भादरा की जनता है, जिन्होंने मेरे पिता के 5 साल की अथक मेहनत के ऊपर मुझे 72,000 की लीड दी, तो भादरा तहसील ने दी है। और सिर्फ लोगों के सुख दुख में पहुंचकर, लोगों के साथ कनेक्ट बनाकर, लोगों के बीच में रहने से लोगों का मन जीता गया है और लोगों ने उसका भरपूर आशीर्वाद दिया और एक बार नहीं 2-2 बार लगातार दिया और तीसरी बार की तैयारी चल रही है, ये मुझे लगता है। और इसी यही खूबसूरती है प्रजातंत्र की कि आपके बीच में, कि आपके साथ, आपके सुख दुख में शामिल रहने वाला व्यक्ति जिसको आप पसंद करते हैं, जिसकी आपकी पसंद होती है, वो उसको आप चुनकर MP और MLA बनाते हो। पर ऐसी व्यवस्थाएं बैठ जाती हैं जहां लोग थोपने का काम करते हैं। उस अपने थोपने को चैलेंज किया है। कोई प्रजातंत्र में आगे बढ़ेगा, आपका नेतृत्व करेगा और आगे बढ़ेगा तो वो आपके आशीर्वाद से बढ़ेगा, किसी काका क्या चमचागिरी करने को नहीं बढ़ेगा। इस मकसद के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और यही बात सोचकर मैंने ये बड़ा मजबूत कदम मेरी जिंदगी का उठाया। यह आसान नहीं था ये फैसला लेना। बहुत सोच समझकर सोचा इस बात को, 10 बार नहीं 50 बार सोचा कि समस्या आएंगी और बहुत ज्यादा समस्या आ सकती हैं, आगे भी आ सकती हैं, क्योंकि भाजपा में तो लोग जाता दिखे, आतो कोई कौन दिखे, हिम्मत हारा बाइडे करी है और सिर्फ वह बात के लिए करिए कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। साथियों, इसका यह मतलब ये नहीं ये चुनाव खत्म भी हो जाएगा, एक विधायक एक सांसद हम सांसद बन भी जाएंगे, पर इसका जो संदेश है वो आने वाले बहुत लंबे समय तक पड़ता, ये मेरा मानना था। इसलिए मैंने ये मजबूती कदम उठाया। लोग परिभाषा बदलना चाहते हैं चुनावों की, लोग आपकी सोच के ऊपर सोच रहे हैं, आप समझ भी नहीं पाते कि वो क्या सोच रहे हैं। अगली बार थारो उम्मीदवार कर्नाटका आते थे, उन वोट थाने गिरना पड़ता, थारी हवा पानी मिट्टी ने कोई समझ नहीं आदमी घूम पाते। लोगों का अहंकार, लोगों का घमंड, लोगों का इतना हावी हो जाता कि आप एक आम जनता में बैठा हुआ एक आम आदमी समझ नहीं पाता। पर प्रजातंत्र की ताकत ही यही है और इस ताकत को बरकरार करने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आपका भाई हमेशा चुकाने के लिए तैयार रहेगा। इसी बात के लिए मैंने ये बात उठाई थी। मैंने 10 साल के कार्यकाल के अंदर हमेशा विकास को अपना एजेंडा बनाया। हमने बेहतरीन काम कराए। हम सिर्फ एक विचार के साथ चल रहे थे कि जिस तरह मजबूती के साथ में किसान भाइयों का बीमा का मुद्दा हो, चाहे नई रेलगाड़ियां चलानी हो, चाहे नई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने हो, चाहे स्कूलों में कमरे बनाने हो, गांव में मोबाइल टावर्स खड़े करने हो, नए पोस्ट ऑफिस बैंक्स खोलने हो, पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलना हो, एक वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक हम चूरू में लेके आए, चाहे वो खोलना हो। मकसद राजनीति के अंदर यही होता है कि एक सांसद और एक विधायक मुझसे बहुत पूछते हैं कि जब विचारधारा क्या रही है। एक विचारधारा के साथ आप जुड़े रहे हो इतने साल तक, अब नई विचारधारा में आए हो। मैं कहता हूं जनता का विकास हो, जनता का भला हो,
जनता के सच्चाई ईमानदारी के साथ सेवा करो, उससे बड़ी विचारधारा धरती पे कोई नहीं होती। और यही पद इन्हीं के लिए बने, मैं इस विचारधारा को ही मानता हूं और इसी बात के लिए मैं खड़ा रहा हूं। एक व्यक्ति के कारण ये शुरू हुआ 15 साल से ये लड़ाई है। काका का खाज ही मारे कह बात की खाजी काकर खुद ने कौन पतो। मैं 20 दिनों के अंदर काका खास तो बता देते हैं, तू तेरे काम मकसद में कामयाब तो थे, हो गया कि थे हमारी टिकट कटवा दी, पर वह खाज के जनता ने वह खास तो बता दो। ये काका जैसे लोग जो बैठे हुए हैं ये आज आपके भी घर में घुस गए हैं और इसका असर आपको दिखेगा आने वाले 4 साल में। अभी दिखा नहीं है इतना ज्यादा, पर दिख जाएगा, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता हमेशा दबाने की रही है, कुचलने की रही है, डराने धमकाने की रही है। और मैं मानता हूं प्रजातंत्र के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो किसी न किसी एक को खड़ा होना पड़ेगा, इसीलिए हम खड़े हुए हैं। ये लोग आज भी इस मंशा से चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों को ट्रांसफर करवाना, 100 बच्चों का ट्रांसफर हुआ, कोई बोलने की हिम्मत नहीं रख पाया। आज भी सरपंचों को खुलेआम डराया जाता है कि थाने 4.5 साल काटना कोनी के, माइक पे बोलने की चीजा को नहीं हुआ, पर इन लोगों ने माइक से बोलकर आप लोगों तक संदेश देने का काम किया है कि हम बैठे हैं तो हम आपको डरा धमका के रखना चाहेंगे। और काका ने तो हद ही पार कर दी जब नाका खोलने की बात कर ली। काको को नाको लागेगो जब दारू की, लकड़ी की, डीजल की गाड़ियां निकलेगी, काको कड़वाओगो। यो भी वक्त आन लाग रहे है। और देखो थे कि जमानो आगे प्रजातंत्र के अंदर 30-30 साल लोग इस प्रजातंत्र में पद लेने वाले आदमी आज खुले मंचों से यह हाँ कर रहे हैं कि थाने दारू की गाड़ी काटनी है, क्यों काटनी, या ना सोचिए चूरू की बात कर रहे हैं, वह चूरू लोकसभा की बात कर रहे हैं। वह थाने भी यह चीज के धमकाऊंगा कि दारू की, डीजल की, लकड़ी काटनी, गाड़ी काटनी है तो काकाऊ संपर्क करना पड़ेगा कि आप बात न सहन कर सका के यह बात सहन को नहीं हो भाई। ये चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं है, एक सांसद को बनाने का नहीं है, ये चुनाव उससे पार का है। ये चुनाव हमारे प्रजातंत्र को, हमारे आत्मसम्मान को, हमारे स्वाभिमान को बचाने का चुनाव है। इसलिए आपका भाई खड़ा हुआ है चुनाव के अंदर और हम इसको इनको दिखा के जाएंगे कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर प्रजातंत्र जिंदा है और जनता अपना फैसला जब 19 तारीख को सुनाएगी तो काका कन काम बात कुछ नहीं पाओगे। साथियों, बहुत से मुद्दे रहे हैं। एक 400 पार का नारा दे दिया भाजपा ने और इस 400 पार के नारे से जो भय का माहौल बना है क्षेत्र के अंदर, ये दूसरा सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अभी हमारे साथी आपको बता रहे थे ये 400 पार करते करते ऐसी हालत पैदा कर दी कि लोग एक अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। ये अनिश्चितता इतनी बड़ी है कि इस अनिश्चितता के साथ में हर आदमी के मन में भय बैठ गया कि 400 पार करूँ क्यों रहा हो, काम तो 272 में चाल जा, पर मानने कौन ला रहे ब्रिन के करना चाहवा है। ऊपर से 2 लोग और कह गया, 2 सांसद कह गया इनका प्रत्याशी कि सांसद 400 पार कर दिए तो संविधान में संशोधन कर देगा। या छोटी मोटी चीज ना मान लियो थे, थाने लग गया कि क्योंकि चुनाव दिल्ली को है, ये चुनाव विधान लोकसभा को है, एम गांव के काम शायद कम पड़ेगा, पर एम कोई सी गलत नीति बन जा तो थारे आने वाले 15 साल तक 20 साल तक बच्चा ने बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। कोई बात को नहीं कि 4 तारीख में जब रिजल्ट आओगे, 6 तारीख में सुबह थे रात में टीवी खोलोगा 9 बजे तो थाने पतो लगेगा आज से चुनाव बंद और थे गया। कोई सरपंच को नहीं, कोई बीडीसी को नहीं, कोई जिला परिषद को नहीं, कोई एमएलए को नहीं, एमपी को नहीं। 400 पार को मतलब ये हुआ है, या भी हो सके कि थे टीवी खोलो एक दिन 9 बजे हम पतो चल है काल से आरक्षण बंद, क्या करेंगे भाया, क्योंकि 400 को मतलब सरकार बनानो को नहीं, 400 को मतलब यू है कि कुछ ऐसा करना जो जनता के हित में तो हो ही नहीं सकता। इसलिए चिंता का विषय है, जागना पड़ेगा आप सभी को और सोचना पड़ेगा 10 बार। ये चुनाव नहीं, इन्होंने बहुत बड़ी एक लड़ाई की बात कर रखी है, अपने को पता नहीं चल पा रहा कि करना क्या चाहते हैं। इसलिए हम सब ने मजबूती से साथ में एक इंडिया गठबंधन बना है। आम आदमी पार्टी से लेकर सीपीएम और आरएलपी, हनुमान भाई साहब लड़ रहे हैं चुनाव, सब ने मिलकर एक बेड़ा उठाया है और मन तो न्यू लगन लग रही है कि 400 में रोड़ो पड़ गया, पर अपना 272 पार करने की बात बंद लसका है। जय साहब हूं चालिया 25-0 चाला करती, ये आजकल 15 सीट कांग्रेस की बोलन लगी है और चुनाव 26 न पड़ेगा न। जब इंडिया गठबंधन की 15 सीट आ जाए तो कोई बड़ी बात ना मान लियो थे। तो भाइयों लोग, जो आप लोग बैठे हुए हो, कई लोगों ने इस बारे में शायद मन ही नहीं बना रखा होगा। वह चुनाव के अंदर इस बात में समझने को एक चुनाव और मान के बैठ गए हैं
यो एक और चुनाव कौन है भाइयों, यो देश को सबसे बड़ो चुनाव है। और कुछ तो अपन ने ऐसा किया ही है जो सारी मीडिया देश की अपने चूरू में आन लाग रही है, अपने बहादरा में आन लाग रही है, अपने नौर में आन लाग रही है। मैं थाने सारा कहूँ ठंडे दिमाग से सोच के जरूर देखियो, ये आवाज़ जो उठाई है, ये आवाज़ आपके आने वाले बच्चों के कल के भविष्य के लिए उठाई है, ये किसी एक पद की लालसा के लिए नहीं उठाई गई है। ये बहुत लोग आपको भ्रमित करने की बात करेंगे। मैं ऐसे माहौल के अंदर आप सबका सहयोग मांगने आया हूँ। मेरे अल्पसंख्यक भाई सब बैठे हुए हैं, आप साथी बैठे हुए हो, सभी हमारे बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं, मेरे सभी व्यापारीगण, सभी छोटे मोटे हमारे, हम जितने भी समाज 36 कौम के लोग बैठे हुए हो, मैं सबसे एक ही आह्वान करता आया हूँ, एक साफ सुथरी राजनीति करने का काम किया हमने हमेशा। भाई से कभी भाई को लड़ाया नहीं, सबको जोड़ कर चले हैं, कभी तेरी मेरी करी नहीं जिंदगी में आज तक किसी के बारे में भी। पिताश्री का साफ सुथरा राजनीतिक जीवन रहा है, पर लोगों की मंशा रही नहीं है। जब किसी भी कोई की ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है तो लोग काटने की कोशिश करते हैं। 2014 में पिताजी का राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम किया तो इसी काका ने किया, 19 में किया तो इसने कोशिश करी, काका कामयाब नहीं हुआ, 24 में कामयाब हो गए। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, आने वाला कल हमारे बच्चों का सुरक्षित नहीं। अहंकार और घमंडी लोगों के से लबालब लोगों के हाथ में अगर राज चला गया तो लोगों को बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। इसीलिए आपकी आवाज़ उठाई है और 36 कौम के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सब लोग मिलकर हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। आने वाली इस 19 तारीख को हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबाकर माने थारो आशीर्वाद दियो और मारला जो हमेशा बहादरा मारो लाड प्यार रखता आया हो। थाने भी एक बात कहना चाहूंगा, मैं स्पेशली ध्यान रखियो, अपर लो निशान बदल गए, हाथ को हो गए है कल, गलती से गलती ना कर दियो। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता था पर मेरे को समय बहुत कम है। मैं बलवान भाई साहब बैठे हैं, मैंने तो पूरा समय बांध देंगे, सारी बात बता देंगे। आज रतनगढ़ में थोड़ा मूड ठीक कौन थो, पर बहादरा की भीड़ ने देखी पक्की मूड बढ़िया बन जागो और मैंने लागे बढ़िया सुनाऊंगा और सारी बात मैं सारा ने धन्यवाद देना चाहूँ। भाइयों, आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी मिलकर अपना आखिरी वोट तक सब लोग अपनी कोशिश करें, मेहनत करें, एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सांसद प्रत्याशी जो अभी नौर भगत सिंह चौक पे उनकी जनसभा होनी है उसके लिए प्रस्थान करेंगे। हमारे बीच में हमारे महबूब नेता, युवा दिलों की धड़कन, किसान नेता कामड़ बलवान पुनिया हमारे बीच में अभी सभा को संबोधित करेंगे। आप तमाम बहादरा वासियों, कल शाम 5 बजे बैठ जाओ, सारे साथी बैठे रहेंगे। कल शाम 5 बजे प्रचार बंद होना है। बहादरा की तरफ से यह आश्वासन देना है मैं राहुल कुशवाहा को कि बहादरा से भयंकर लीड के साथ हम राहुल कुशवाहा जिता के भेजेंगे। जोरदार नारा लगाएंगे, ये गूंज सुननी चाहिए। राहुल कुशवाहा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल कुशवाहा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कामड़ बलवान पुनिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि कुरैशी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभा की कार्रवाई साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संक्षिप्त में ही सभा की कार्रवाई बिना किसी भूमिका के, हमारे बीच में आनंद जी गिला खेड़ा, प्रहलाद जी गिला खेड़ा के पुत्र है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और अपने विचार रखें। दीपेंद्र जी कोई कारणवश आपने विचार पहुंचा को नहीं बांगा, प्रतिनिधि आनंद जी गिला खेड़ा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल कुशवाहा जी के समर्थन में आयोजित भादरा की पावन धरती में मंच पर विराजमान हम सबके एकला भादरा का को नहीं, 80% जी का विधायक है नहीं, बलवान पूनिया जी फतेहाबाद का भी है, हरियाणा का भी है। तो बलवान पूनिया जी, बांगे सागे मंच पर विराजमान रफीक भाई, इस्लाम भाई, तमाम जितने भी पार्षद महोदय, इंडिया गठबंधन के से जुड़ी हुई तमाम पार्टियों के सभी सम्मानित नेतागण, पत्रकार छायाकार बंधुओं और खास तौर पर मेरे सामने उपस्थित भादरा की बड़ी जागरूक जनता, मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे खातर बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो चुनाव मंड्यो हर थारे बीच में आने को मौको मिलो। राहुल भाई आ बात बड़ी सही कहन लाग रहा,
राहुल कसवा जी आ बात बड़ी सही कहन लाग रहा कि भादरा की जनता में कुछ खास बात है, हर नेता की परख करनी जाने। आ दात मैं थाने देनी चाहूं, अक्सर थे देखे राजनीति में बा पार्टियां को साथ लोग बहुत कम देवे, जिकांगा मुख्यमंत्री कौन बने। मैं सलाम करना चाहूं, मैं आभार व्यक्त करना चाहूं, मैं धन्यवाद करना चाहूं और भादरा की जनता के आगे शीश झुकाना चाहूं कि ते बलवान पुनिया वर्ग संघर्षशील साथी ने इतो जबरदस्त साथ और सहयोग देगे एक इतो बड़ो कद्दावर नेता बनाने को काम करे है। तो आज की सामने जनता बैठी है, अण करे है, जोरदार तालियां अपने आप खातर बजाओ थे। आए गेड़े नेताओं खातर बजाओ, अब कड़े आप खातर बजाओ। और जरूरत है कि भी सूझबूझ को प्रमाण एक और देनो है, भी सूझबूझ को प्रमाण एक और देनो है कि क्या कारण रहा कि राहुल कसवा जी को किस तरीके से उनकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास करा गया, किस तरीके से चूरू लोकसभा की एक मुखर आवाज को दबाने का काम किया। हरा बात केवल राहुल कसवा ताई को नहीं, आज की मौजूदा जी की टुकड़ी देखिए, दो लोगों की जी की जोड़ी बैठी है नहीं ऊपर। आ मुख्यमंत्रियों ने भी जिया दूध माखी काडर फेंका नहीं, यहाँ फेंकन लाग रही है। हमारे हरियाणा में देख लो, थारे राजस्थान में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, कठे ही उड़ जाइयो यहाँ करन लाग रहा। हर कणी साहस कौन करो, कोई भी मुख्यमंत्री भी कोनी बोलो। खट्टर साहब 2 मिनट में चक्कर सारी कैबिनेट चलार मारी हरियाणा में, कोई कौन चुस क्यों साहस दिखायो है। राहुल कसवा थारी परख ही, थारी पहचान ही इस शरीफ खानदान ने, एक बहुत शरीफ परिवार ने ते लगातार 30-35 सालों पितान लाग रहे हो। थारी पारखी नजर के कारण वो परिवार अठे जम्यो और कुछ लोग भी ने बाहर करने की कोशिश करन लाग रहा है। लेकिन भीड़ और जोश इ हल्के में, इलाके में इतने दिनों घूमन लाग रहा, वो देख के पूरा भरोसा है कि 51 किलो की माला जी की गाली है नहीं, आ कम 51,000 वोटां की जीत में तब्दील होवेगी। बादराऊ होवेगी कोने, एक कर सारा हाथ खड़ा करके आपको समर्थन राहुल कसवा जी ने दे दो। इतनी धैर्य पूर्वक थे मेरी बात सुनी, अब सारा टोटका मेरो तो घणो ही जी करे। बेके दीपेंद्र आवेगो कोनी, दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच कौन सकेगा। मैं क्यों मैं बादरा जावा ही भाषण बलवान जी का सुनना, दीपेंद्र जी का तो हरियाणा रोज सुना, आज बलवान जी की खातर आया थारे बीच में और बलवान जी के बीच में अब ज्यादा समय ना लेता हुआ, सारी औपचारिकताओं को खत्म करता हुआ अनुरोध करता हूं बलवान पुनिया जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। और थारो सारों पुरजोर दिलों अपील करा कि आने वाली 19 तारीख ने एक कीमती वोट राहुल कसवा ने दे के इंडिया गठबंधन ने विजयी बनाओगा और 400 पारगो जी को सपनों लेन लाग रहे हो चकनाचूर करोगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार नारा लगाएं। कामड़ बलवान पुनिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कामड़ बलवान पुनिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज जोर की कोनी है, जोर की आवाज आनी चाहिए। कामड़ बलवान पुनिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लगान दे रहना अपने के 1 घंटा उठे में बीच में वो बोल रहे और मैं बोल रहा हूँ, 2 ही बोल रहे और कोई नहीं बोल रहे। आज संजय चौक की इस शाम की सभा में उपस्थित शहर के व्यापारी भाइयों, पार्षदगणों, हमारे पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक भाई कुरैशी, एडवोकेट अदरीश जी, एडवोकेट पूर्व बार संघ के अध्यक्ष सुरजीत जी बिजारनिया, हमारी मार्क्सवादी पार्टी के सेक्रेटरी जेपी डाका, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष शेर सिंह जी गोस्वामी, मंच पर बैठे पूर्व लोकायुक्त पीपी सिंह जी, डूडी साहब, मंच पर बैठे लीलू जी तेनान साहब, भाई भीम आर्मी के अजीत भारतीय और हमारे भाई पंचायत समिति मेंबरगण, जिला परिषद मेंबरगण, तमाम सरपंच साहिबान, वार्ड पार्षद साहिबान, उपस्थित
तमाम सम्माननीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, शहर के एक एक खाती कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जोरदार तरीके से आज लोकसभा के चुनाव में उपस्थित हुए और मजबूती के साथ डटे रहे। मैं कुछ बातें हैं जिनको लेकर के पिछले कई दिन से लोकसभा चुनाव में गांव-गांव गया हूं, आज शहर में भी आपके बीच साझा करना चाहता हूं। भाई साहब, भंवर जब डुबोएगा तो उभारा दे के मारेगा। मैं शहर के लोगों को बताना चाहता हूं, खास करके, भंवर जब डुबोएगा तो उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, सुनो ये मछलियों, तुमको चारा दे के मारेगा। गलतफहमी है तुमको कि अच्छे दिन आएंगे, गलतफहमी है तुमको कि अच्छे दिन आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, बड़ा चालाक दुश्मन है, थोड़ा सा सहारा दे के मारेगा। मैं शहर के लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम्हें अभी भी गलतफहमी कि मोदी अच्छे दिन लाएगा। तुम्हारी इस नादानी का मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तुम कितने नादान हो, तुम कितने नासमझ हो। अगर मोदी जी अच्छे दिन लाने की हिम्मत रखते हैं तो मोदी जी को एक बात कह दो कि तुम जीएसटी के नाम पर वोट मांग के दिखा दो। मोदी से एक बात कह दो कि तुम नोटबंदी के नाम पर वोट मांग के दिखा दो। मोदी को एक बात कह दो कि तुम काले धन के नाम पर वोट मांग के दिखा दो। मोदी जी को कह दो, भाजपा के लोगों को कह दो कि तुम 2-2 करोड़ रोजगार पर साल देने की बात कहते थे, आप उस पर वोट मांग के दिखा दो। मोदी जी को कह दो कि अरुणाचल में जो फौज घुसी हुई है 12,000 स्क्वायर मीटर में, उस चाइना की घुसी हुई फौज के नाम पर वोट मांग के दिखा दो। मोदी जी को कह दो कि हमारे 40 जवान जो 5 साल पहले पुलवामा में शहीद हुए थे, उनकी शहादत के नाम पर अब की बार वोट मांग के दिखा दो। मोदी को कह दो कि तुम अग्निवीर के नाम पर वोट मांग के दिखा दो। कह रहे हैं कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र हो जाएगा। अरे किसको आए 47, जिसको आज लगी है, जिसको आज लगी है 47 कैसे आए? दोस्तों, आज हालात क्या है? मोदी आए 10 साल पहले कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का जिक्र करके आए, लेकिन अच्छे दिन अभी तक जनता के नहीं आए, अदानी और अंबानी के आए। मोदी झूठ बोल रहे थे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे किसानों का कर्जा दुग्गी माफ नहीं करी, किसी व्यापारी का कर्जा दुग्गी माफ नहीं करी, लेकिन बड़े व्यापारी का, बड़े पूंजीपति का उन्होंने 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करा है। मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी पैर पैर पर झूठ बोलते हैं कि आप हमारे परिवार के लोग हैं। मोदी हमें परिवार के लोग नहीं समझते हैं। जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी, 3 जीएसटी के चक्कर में, और हर 15वें दिन इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात कहते थे। हर 15वें दिन हर व्यापारी को खाते चेक करवाने पड़ते हैं। मैं कहता हूं इससे बड़ा इंस्पेक्टर राज कोई था नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि अब की बार मोदी नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन आएगा। मैं तमाम व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी आंखों पर पट्टी लगी है, तुम्हारा ग्राहक किसान है, तुम्हारा ग्राहक मजदूर है। अगर मजदूर और किसान मर गया, उसके पक्ष की नीतियां नहीं बन रही हैं, तो तुम्हारा ग्राहक न तो टाटा होगा न बिरला होगा। और जिस चीन के पीछे, जिस चाइना के सामान के पीछे होली जलाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज मैं कहना चाहता हूं अपने गिरेबान में झांक करके देखें, आज वो चाइना हिंदुस्तान की हर दुकान तक, हर मकान तक, हर रसोई तक, हर आदमी की जेब तक चाइना पहुंच गया है अपना सामान लेकर के। तुम्हारे और हमारे सामान को उसने रिजेक्ट मार दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके बल पर तुम्हारे पिछले 30 साल की राजनीति के करे हुए वादों से तुम वोट मांग लो। तुम कहते थे हम गाय भगत हैं, आप गो भगत हैं, और गो भक्ति के नाम पर तुम लोगों के गले त्रास दिया करते थे। अरे तुमसे तो गया गुजरा कोई नहीं निकला जो बीफ की कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लेकर के आ गए। ये बात मैं नहीं कह रहा, इलेक्टोरल बॉन्ड कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप एसबीआई बैंक ने बॉन्ड दिखाए हैं। 250 करोड़ रुपए बीफ की कंपनियों से चंदा लिया है। अरे जिस पाकिस्तान को तुम पानी पी पी के गाली निकालते थे, मोदी जी दिन में 50 बार पाकिस्तान का नाम लेते, और ये भांड मीडिया उसके पीछे पीछे नाचती थी। उस पाकिस्तान की एनर्जी कंपनी से इन्होंने चंदा ले लिया है। ये कितना नीचा गिरवाएंगे? अरे कितना दोगला है ये लोग। कहते थे कि ज्यों-ज्यों रुपया गिरता है, ज्यों-ज्यों रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री नीचे गिरता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी नीचे गिरती है।
पर मोदी जी, जिस दिन तुम राज में आए 58 रुपए से लेकर के 62 रुपए तक डॉलर के भाव थे, आज 83 रुपए 84 पैसे डॉलर का भाव है। रुपया आज नीचे गिरा है। ऐसी कौन सी विधि है तुम्हारे पास कि महंगाई बढ़ी हुई है? तुम्हारे समय महंगाई डाइन होती थी, और उस समय महंगाई डाइन होती थी मनमोहन सिंह के समय, आज मोदी के समय महंगाई डार्लिंग हो गई। ऐसी कौन सी दवाई है आपके पास? मोदी जी, आज रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री बड़ा होता है, और मोदी के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा आदमी है, प्रधानमंत्री ने दुनिया में हमारा डंका बजाया है। नहीं बजाया दोस्तों, झूठ बोल रहे हैं। फ्रांस ने हमारी करेंसी को मानने से इनकार कर दिया है। दुनिया के ऐसे ऐसे देश जो हमसे बाद में आजाद हुए, वो हमसे कई आंकड़ों में आगे निकल गए। हम तो भूखमरी में बर्मा से भी नीचे आ गए हैं। मोदी झूठ बोल रहे हैं, मोदी पग पग पर झूठ बोलते हैं, इसलिए मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। मोदी ने पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मनमोहन सिंह ने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी ने अंदरूनी लोकतंत्र को खत्म करा है, पार्टियों के भीतर लोकतंत्र को। खुद भाजपा और आरएसएस के लोग हैरान हैं कि मोदी ये क्या करेगा, पर उनको तो तकलीफ है बेचारों को। बवासीर जिसको हो जाती है, बता नहीं सकता गांव में कि मेरे को बवासीर हो गई, जिस दिन चंके आएंगे तब पता चलेगा। खुद भाजपा के लोग हैरान हैं, आरएसएस के लोग हैरान हैं कि आखिर मोदी करेगा क्या। लेकिन मोदी ने इस देश को परेशान करा है, इस देश से बड़े पूंजीपति को पाड़ा है। मोदी परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी के लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि परिवार अगर होता तो विनेश फोगाट का भी जिक्र आता, परिवार अगर होता तो साक्षी मलिक के साथ न्याय करते। हमारी छोरियों के छाती पर पैर रखने वाले लोग हमारे परिवार के लोग नहीं हो सकते, हमारे परिवार के लोग नहीं हो सकते। हमारे 750 किसानों को मरने के लिए छोड़ने वाले लोग हमारे परिवार के लोग नहीं हो सकते। काले कानून आए थे, मंडी उजड़ जाती अगर किसान नहीं लड़ते तो, ये व्यापारी भाई बर्बाद हो जाते। काले कानूनों के खिलाफ लड़े, 750 लोग कुर्बान हुए। मोदी कह रहे हैं विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अरे कौन से विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हो? तुमने रेल बेच दी, तेल बेच दिया, कोयला बेच दिया, तुमने अदानी और अंबानी को सारा देश लुटा दिया। तुमने हिंदुस्तान के कॉरपोरेट जगत को इतना मजबूत कर दिया कि हमारी रीढ़ तोड़ के छोड़ दी। हमारे बट्टे लगते थे फौज में, अरे पूरे के पूरे ग्रामीण इलाके की जनता के छोरे जो गंगा के घाट से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक फौज में लगते थे, आपने उन छोरों की फौज की नौकरी खा गए और कह रहे हैं मोदी मजबूत है। अरे 20 साल में फौज खत्म हो जाएगी। मोदी के हिसाब से अगर देश चला 20 साल में देश की फौज खत्म हो जाएगी। पर साल 55,000 फौजी रिटायर आते हैं पर साल, और ये अग्निवीर से 100 फौजी लेंगे तो 75 को घर भेज देंगे, और 25 फौजी लेंगे, 25 अगर शहीद हो गए तो शहादत का दर्जा नहीं देंगे। एक्सीडेंट में जैसे हमारा बच्चा घर आ जाती कोई डेड बॉडी, वैसे डेड बॉडी घर में पटक जाएंगे। बताओ, देश का जज्बा इन्होंने छोड़ा है, कुर्बानी का जज्बा इन्होंने छोड़ा है, शहादत का जज्बा इन्होंने छोड़ा या बर्बाद करा है। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साथ पर उल्लू बिठा दिया मोदी जी ने। अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? मोदी जी हमसे झूठ बोले, मोदी की पार्टी हमसे झूठ बोली, और इतने बड़े झूठे हैं ये लोग कि आज बाजार की सजी सजाई दुकानें बर्बाद हो जाएंगी। सारा कुछ ऑनलाइन मिलने लग गया, और जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो कंपनियां हिंदुस्तान की नहीं है, विदेशी कंपनियां हैं। इन्होंने देसी कंपनियों के नाम पर जो दुकानदारी चलाई है हिंदुस्तान में, स्वदेशी का नारा देकर के हिंदुस्तान की जनता को ठगने का काम करा है। आज इनकी सारी की सारी अमेजोन से लेकर के फ्लिपकार्ट से लेकर के सारी कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान के बाजार को खा गई। ए व्यापारी भाइयों, तुम्हारे व्यापार को खतरा मोदी से है, न कि इंडिया गठबंधन से, न कि इंडिया गठबंधन की एक एक पार्टी से। हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर राजनीति की बात होती तो मेरा कायदा नहीं था कि राहुल कुशवाहा के लिए मैं जोरदार बोलूं। मैं राहुल कुशवाहा के लिए दर दर जाऊं, दुकान दुकान जाऊं। राहुल कुशवाहा ने मुझे विधानसभा के चुनाव में चुनाव हराने का काम करा था, मुझे पता है, आप सबको पता है। लेकिन राहुल कुशवाहा आज इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, और मैंने मेरे चुनाव में जितनी मेहनत नहीं करी उतनी मेहनत करी है। आए हुए एक एक कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, अगर तुम मुझे नेता मानते हो तो 19 तारीख को सारे वोट पोल करवाने से पहले घर मत बैठ जाना। हाथ के निशान पर वोट डलवाना। लड़ाई मुल्क बचाने की है, लड़ाई देश को बचाने की है, लड़ाई हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई पाटने का काम हमें करना है वो इंडिया गठबंधन को जिता करके करना है। जो खाई पैदा करी है बीजेपी के लोगों ने, उस खाई से हिंदुस्तान आने वाले दिनों में उठ नहीं पाएगा।
हिंदुस्तान की 10 साल में कोई यूनिवर्सिटी ऊंची नहीं हुई है, हिंदुस्तान का कोई हॉस्पिटल ऊंचा नहीं हुआ है, हिंदुस्तान का कोई नाम ऊंचा नहीं कर रहा है। ये झूठी बात बढ़ाई कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद जिस तरीके के शीन करे थे यहाँ की मीडिया ने, हिंदुस्तान की मीडिया ने, आज मुझे याद है ये कह रहे थे कि 2000 का नोट अगर 2000 फुट गहरी जमीन में भी गाड़ देंगे तो नोट चिप से बता देगा कि ये नोट नकली है, असली है, काला धन है या फलाना धन है। 1 रुपया हिंदुस्तान से नहीं लेके आने वाले लोग, सारे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। जिस मोदी के लिए लोग कहते थे कि महामानव है, मुझे तो याद है जब हम नाटक देखते थे, बच्चे थे, तो एक एडवर्टाइज आती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। आज वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता बीजेपी में लाए और एकदम सफा चट सफेद करके बाहर जनता में छोड़ जाएं। ये कर रहा है नरेंद्र मोदी, इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं करा। ऐसा कमजोर और ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। देखो इनके दोगलापन। अभी परसों यूपी की घटना है, कन्नौज में एक आदमी, समाजवादी पार्टी का आदमी था, पुलिस एनकाउंटर करने के लिए दौड़ रही थी। जो ही वो भाग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में घुस गया और भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया तो बीजेपी का देशभक्त बन गया। हे मोदी जी, सारे भ्रष्ट बेईमान लंपट चोर इकट्ठे करके क्यों पलीता लगाने के लिए खड़े हो रहे हो? भाई राहुल कुशवाहा ने ठीक कहा है। अजीत भारतीय कह रहा था कि हम गरीबों के पास कुछ नहीं है। गलत है अजीत तू, हम गरीबों के पास वोट की ताकत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और देश के संविधान ने दिए। हम किसानों के पास वो वोट की ताकत है जिससे हम सत्ता बदलने का काम करेंगे, हमारी सत्ता लाएंगे। ये तो उस समय भी कह रहे थे जब अटल आडवाणी का दौर था, लोग उसी समय कहते थे कि अटल आडवाणी के मुकाबले का कोई आदमी नहीं है, लेकिन उसी समय भी आदमी पैदा हुए थे। मैं कहना चाहता हूं अटल आडवाणी के उस दौर में भी ये कहते थे कि शाइनिंग इंडिया देश चमक रहा है, देश उन्नति कर रहा है, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे थे। पर मुझे याद है करगिल का युद्ध हुआ था, ये कफन खोश जिन पर कफन घोटाले और ताबूत घोटाले का आरोप लगा था, इनको जनता ने सत्ता से बाहर फेंक दिया था और मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। और मनमोहन सिंह की सरकार ने आपको 5 हथियार दिए थे, किसान का कर्जा माफी, जनता को सूचना का अधिकार, जनता को काम का अधिकार, मनरेगा, खाने का अधिकार, कोई भूखा नहीं रहे, और शिक्षा का अधिकार कि आपका बेटा किसी स्कूल में जाकर के हक के साथ कह सके कि मुझे शिक्षा देनी पड़ेगी। यह अधिकार देने का काम यूपीए फर्स्ट सरकार ने करा था। मोदी जी, आपको गलतफहमी है और आपके लोगों को गलतफहमी है कि आपका कोई अल्टरनेट नहीं है। यही अहंकार है कि तुम्हारा अल्टरनेट नहीं है। इसे ही तानाशाही कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। नहीं, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में से हर कोई इस देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद देखता है, एमपी एमएलए बनने की उम्मीद देखता है, हर कोई सरपंच और जिला परिषद मेंबर बनने की उम्मीद देखता है, हर कोई पंच प्रधान, पार्षद और चेयरमैन बनने की उम्मीद देखता है। तुम्हें ये लोकतंत्र तोड़ने नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूं भादरा के एमएलए साहब को कि तुम शायरी पढ़ने लगे हो, जो शायरी हमने 10 साल पहले पढ़ के छोड़ दी। बाबूजी तुम लेट हो गए। तुम और तुम्हारे आका राठौड़ साहब जो धमकी दे रहे ना, इन धमकियों का कुछ नहीं आता। तुम्हारे प्रशासन ने जाकर के रामगढ़ में कुड़की लगाई थी, एक घर को कुड़क करा था, अली शेर के घर को। रमजान के महीने में अली शेर को बाहर निकाल दिया था, पर बलवान पूनिया और उसके साथी और किसान रामगढ़ के गए और तुम्हारी कुड़की की चपड़ी रात को तोड़ के भगा दी थी। मैं ले जाना नहीं चाहता इस मुद्दे पर, वो तो चाहते हैं कि चुनाव मेरे और बलवान पूनिया के बीच हो। नहीं, चुनाव हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का है, जहां हम चुनाव लड़ेंगे। अब इस 7वें चरण तक जाएंगे, हिंदुस्तान के हर कोने पर जाएंगे और बताएंगे कि रोजगार इन्होंने खत्म करे, नए पैदा नहीं करे। बताएंगे काला धन इन्होंने लाए नहीं, भ्रष्टाचारी भाजपा में हैं। हम बताएंगे कि तुमने चाइना से लेकर के पाकिस्तान की कंपनियों से, बीप की कंपनियों से चंदा लिया है। गली गली बताएंगे, घर घर बताएंगे, आपकी पोल खोलने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि तुमने जिस तरीके का हिंदुस्तान बनाने की सपना सोचा है, वो सपना हिंदुस्तान की जनता अपने हिसाब का हिंदुस्तान बनाएगी, जिसमें मुद्दों पर बहस होगी। इंडिस्पेंसिबल ओपोजिशन इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में विरोध का होना जरूरी है, उस विरोध को भी मजबूत करने का काम करेगी। और अब की बार तुम विरोध में बैठोगे दिल्ली में और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, तुम्हारी कोई 400 सीट नहीं आएंगी। अगर तुम्हारा 400 का सपना पूरा हो जाए
तो मुझे लगता है तुम डीजल को 400 पार कर सकते हो, क्योंकि तुम जिस दिन हम बड़े थे उस समय डीजल 55 रुपए लीटर था। आज डीजल तुम 100 बिकवा रहे हो, इसलिए तुम्हारी महंगाई से हम परेशान हैं। मैं तो सारे आए हुए साथियों से कहना चाहता हूं, कल प्रचार शाम 5 बजे बंद हो जाएगा और 17 तारीख शाम 5 बजे प्रचार बंद, 18, 17 शाम और 18, 19 शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक पोलिंग है शायद। जब तक पोलिंग है तब तक आप बूथ के आगे रहेंगे, एक एक वोट पोल करवाएंगे। और जो आदमी इस चुनाव को वार्ड पार्षद के चुनाव से कम, एमएलए के चुनाव से कम आंकेगा, वो मोदी को मजबूत करने का काम करेगा। और मोदी को मजबूत करा तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम पढ़ लिख करके राजनीति में आए, इतनी बात समझते हैं कि मोदी जिनके पक्ष में खड़ा है अदानी और अंबानी के, वो हमारे नहीं है, वो अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। और मोदी जो कहता है कि मैं तो झोला उठा के चल जाऊंगा, मैं कहता हूं मोदी जी तुम झोला उठा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा झोला खाली है, तुम्हारा झोला खाली है। ये खाली झोला तुमने गरीबों के घर भेजा है और गरीबों के घर भेज करके तुमने ठगने का काम करा है। ये खाली झोला लेकर के कहां जाओगे मोदी जी? इसमें तुम्हारी एमए वाली डिग्री डाल के ले जाओ। ये खाली झोला कह रहे हैं 12 लाख करोड़ खर्च करें गरीब को राशन देने में। अरे कंट्रोवर्सी है मोदी के भाषण में। मोदी एक तरफ कह रहे हैं 2047 में हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बना दूंगा, और दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूं। मोदी जी गलत, तुम 80 करोड़ लोगों पर खर्च करते हो 12 लाख करोड़, और तुमने बड़े पूंजीपतियों के अदानी और अंबानी के माफ करें 16.5 लाख करोड़। तुम हमारे से झूठ बोलते हो और तुम्हारी एक एक झूठ जनता के सामने आ गई है। भाइयों, लास्ट बात कह करके मैं मेरी बात पूरी करूंगा। एक कोई राजा था, वो राजा अपने प्रधानमंत्री जी की तरह बहुत शौकीन था, जहाजों में यात्रा करने का, दूसरे टोपियां ओढ़ने का, वेशभूषा बदलने का, मुशायरे का भी शौकीन था। मुशायरा चल रहा था, कोई कवि आ गया, राजा को बातें सुनाई, लफ्जें सुनाई, कविताएं सुनाई। राजा खुश हुआ। राजा ने कहा जाओ तुम्हें दे दी 100 अशरफी, जैसे आपको कहा था कि तुम्हारे खातों में यूं ही 10-10, 15-15 लाख आ जाएंगे। कवि फिर उत्तेजित होकर के कविता पढ़ने लगा। राजा ने कहा जाओ तुम्हें 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, और हाथ कर दिया कि आधा साम्राज्य तेरा। कवि ने फिर कविता पढ़ी। राजा फिर खुश हुआ। राजा ने कहा कि अब तो पक्के ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। मुशायरा खत्म हो गया, कवि घर चला गया। कुछ दिन के बाद कवि ने खाते भी खुलवाए जनधन के। महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद कवि गया राजा के पास। बोला बादशाह सलामत, आपने घोषणाएं करी थी, क्या रहा? तो बोला पंचायती मत कर, मेरे कानों को खुश तैने करा, तेरे कानों को खुश मैंने करा। ये कान खुश करने से काम नहीं चलेगा मोदी जी। अब लोगों को पैसे, हक, उनकी मेहनत के बदले हक, व्यापारी को व्यापार और कर्मचारी को उसका आयोग और दलित को आरक्षण, हमारी आजादी, किसान को एमएसपी, सारी मांगे पूरी करवाएंगे। लड़ेंगे, मोदी को हराएंगे। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, इंडिया गठबंधन जीतेगा, मोदी हारेगा। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथी आए और राहुल जी कस्वां की सभा को आपने कामयाब करा। शहर के सारे पार्षदों को, तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब को और बार संघ के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथियों का धन्यवाद। संचालन करने वाले साथियों को भी धन्यवाद। थैंक यू। पत्रकार साथियों का, बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।